नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटी लाइव जम्मू एंड कश्मीर। हूँ विकास अब्रोल। लगातार एक ऐसा मसला जो कई सरकारें चली गई लेकिन फिर भी अटका हुआ है, वो है डेली वेजेस का। चाहे वो पीएचई के एम्प्लॉय हैं तो जो एम्प्लॉय हो, डेली वेजेस एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सरकारें अभी तक कोई फैसला कर नहीं पाई। इनको कैसे रेगुलराइज किया जाए, ये अभी तक कहीं ना कहीं एक ऐसा पेच फंसा है जिसको लेकर डेली वेजेस भी लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसी तरह से नियमित किया जाए, ताकि जो लोग इतने सालों से दिहाड़ी का काम कर रहे, एक तरह से सरकारी महकमों में, वो रेगुलाइज हो सके, वो भी अपने घर का खर्चा आराम से चला सके। इसी पे बात करके मतलब मौजूद है अभिजीत सिसोदिया जी, जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, और उसके साथ में हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र सिंह पाल, जो मेंबर है पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट जम्मू। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजेंद्र जी, आपसे शुरू करता हूँ। क्या ऐसा एक मसला है जिसको लेकर कोई भी सरकार कोई इस पे कोई निर्णय नहीं ले पा रही कि डेली वेजेस किस तरह से नियमित किया जा सके? देखिए, एक आसान मुद्दे को, आसान मसले को जितनी भी 1994 के बाद सरकारें आई, उन लोगों ने इसको जान के मुश्किल बनाया, वोट बैंक की राजनीति के तौर पे देखा। मुझे आज भी याद है, जितने भी पुराने मिनिस्टर हुए, चीफ मिनिस्टर हुए या लीडर अपोजिशन हुए, वो कहते रहे कि ये बड़ा मसला है और हम इसको जल्दी हल करने वाले जब हमारी सरकार आएगी। लेकिन ये 94 से 94 से लेके 2026 हो गया। जितनी भी सरकारें इस जम्मू कश्मीर में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसकी सरकार नहीं आई। और हर एक सरकार ने, हर एक पार्टी ने मैनिफेस्टो में रखा, जिसको मैं कहूँ ठगने का काम किया। लेकिन हमारे इशू पे कोई भी सीरियस नहीं है। ये नॉन सीरियस एटीट्यूड जितनी भी पॉलिटिकल क्लास यहाँ बैठी इस स्टेट में है, एमएलए साहबान है, पॉलिटिकल पार्टियां, इनकी तरफ से सिर्फ एक मशीन के तौर पे समझा जाता है कि ये मशीन है। और काम, चाहे वो कोरोना हो, अभी बर्फबारी पड़ी, अभी भी पीएचई का डिलीवरी कहीं ना कहीं पहाड़ों में काम कर रहा है। चाहे पीछे फ्लड फ्लड आए थे, उसमें भी पीएचई का डिलीवरी दिन रात काम कर रहा है। इंडो पाक वार हुई, तब भी डेलीविजन ने काम किया, मिलिटेंसी के दौरान भी काम किया, और बड़े थोड़े से पैसे में अपना जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। और उम्मीद हर उस सरकार से लगाई जाती है जो नई सरकार आती है। 5 अगस्त 2019 के बाद हमें ये उम्मीद थी कि यहाँ पर स्टेट थी तो नहीं हुआ, यूटी बनेगा। और दिल्ली में भी पार्लियामेंट में बड़े बड़े भाषण हुए कि एक नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। लेकिन आज 7 साल, 5 साल वो भी एलजी साहब को हुआ, और एलजी साहब को हम 2020 में मिले थे। तब भी उन्होंने हमें श्योर किया था कि आपको डीडीसी इलेक्शन के बाद रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट किया। आज की सरकार की बात करूं, उमर साहब को दोबारा मौका मिला। 9 में से लेके 2014 तक ये चीफ मिनिस्टर थे, फुल फ्लैश स्टेट थी। और तब इन्होंने एक कमेटी बनाई 2009 में, उसके चेयरमैन थे राठौर साहब। उस कमेटी ने टोटल 61,11 लोग आइडेंटिफाई किए जो कैजुअल डेली वेजन है। आज उमर साहब ने पिछले 11 मार्च 2025 को, तो पिछले बजट में ये कहा जी हमारे पास नंबर्स नहीं है। एक कमेटी दोबारा बनाई और उस कमेटी का टाइम रखा 6 महीने, जो टाइम बाउंड मैनर में बनी थी कि 6 महीने के अंदर वो रिपोर्ट देगी। आज उस कमेटी को भी 10 महीने से ऊपर हो गया। और जो 6 तारीख को बजट पे उन्होंने हमारा सिर्फ जिक्र किया, लेकिन अपना रोड मैप नहीं बताया। जो 1 साल, पिछले साल उन्होंने कहा था कि हम 1 साल में ये कमेटी रिपोर्ट देगी और हम अपना रोड मैप बनाएंगे। आज हमें सिर्फ कह रहे हैं हम इनको फेस मैनर में रेगुलाइज करेंगे। रेगुलाइज किस एसआरओ के तहत करेंगे वो पता नहीं है। उसके अलावा क्या हमारे पे ग्रेड होंगे, और फेस मैनर में अगर मान लिया पीएचई का 30-32 डेली वेजर है, आपने 20,000 कर दिया, जो 10,000 बचेगा उसकी जॉब सिक्योरिटी क्या होगी? ये सारे सवाल हम उमर साहब से पूछना चाहते हैं, लेकिन हमारे सवालों का जवाब अभी तक सरकार की तरफ से किसी ने दिया नहीं। अभिजीत जी, क्या लगता है आपको, क्या इतना बड़ा मसला है, इतने ज्यादा लोग हैं, क्या सरकारें जो आ रही हैं वो उनको नौकरियां नहीं देती थी? देखिए, एक जो भी नौकरी करता है उसको है कि उसके दैनिक जो उसको मिलता है वो मिले। इनको तो इनके जो दैनिक जो पैसे मिलते हैं वो भी समय पे नहीं मिल पा रहे। क्या कारण रह रहे हैं इसके? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तारा जी के साथ तो अब इतनी जान पहचान हो चुकी है, कई सालों से मैं और तारा जी बेचारे इकट्ठे ही कहीं ना कहीं मिल जाते हैं किसी ना किसी जगह पर। और ये भी जानते हैं कि जहाँ तक मेरे से हो सका मैंने भी इनके भी
दिए हुए डाटा को लेकर कई बार मैंने हर जगह पे कोशिश भी की है, और इसी तरह से हमारे बाकी लोगों ने भी अपनी जगह पे कोशिश की है, क्योंकि ये करके कोई हम एहसान तो इन पे कर नहीं रहे हैं, क्योंकि इनका दिया हुआ पानी पिया है हमने, किसी का दी हुई बिजली ली है, किसी का दिया हुआ कुछ और हमने ली है, और सभी लोगों ने, सभी जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहीं ना कहीं, अगर मैं मानूं तो जम्मू कश्मीर के सभी लोग ऋणी हैं, इन डेली वेजर्स के, इन पीएचई वर्कर्स के, इन पीडीडी के जितने भी हैं, इन सबके हम लोग ऋणी हैं। अब वो ऋण चुकाने का समय जो है सरकारों को मिलता रहा वक्तन फवक्तन, ऐसी बात नहीं है। जहां तक रही बात, अगर आप 96 के ऑनवर्ड्स देखें, जब इन लोगों को लगाया गया था, उस समय भी एक वादे के तहत लगाया गया था, और बड़ी एक छोटी सी सैलरी के ऊपर इनको, इनसे वो सेवाएं ली गई, और उनके बदले में इनको कुछ नहीं दिया गया। इनका दर्द कोई और जाने ना जाने, मैं बड़े भली बात से जानता हूँ, क्योंकि तब मैं, उस समय शायद मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब भी मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो डेली वेजर थे, और उसके बाद भी मैंने देखा 10-20 साल बाद भी बेचारों का वही हाल रहा। यहाँ तक ये हाल रहा कि अगर किसी को बेचारे को 50 रुपए की दवाई लेनी होती थी बच्चे की, उसके पास पैसे नहीं होते थे। वो दिन देखे हैं इन लोगों ने। मैं इसमें कोई ये नहीं कहूंगा कि किसी को आप इसमें से क्लीन चिट दे दो, सभी सरकारों को पूरा मौका मिला। सिर्फ हाँ, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से जरूर रहा, जो भी 1.5 साल का कार्यकाल रहा, उसमें जो मुख्यमंत्री या मेन जो हुकूमत थी, या सब कुछ वो एक मुख्यमंत्री के हाथ में था हमारे पास, और हम लोगों के पास वैसे कुछ नहीं हो पाया जो वो कर सकते थे और हो सकता था वहां सब कुछ। लेकिन उमर साहब को 2-2 बार मौका, कांग्रेस को 2-2 बार मौका, पीडीपी को भी पहले भी मौका मिला, उसके बाद फिर से एज ए मुख्यमंत्री उनका था, यूनिफाइड कमांड का हेड उनका था, सब कुछ उनके पास था, वो चाहते काफी कुछ कर सकते थे इसके ऊपर। लेकिन आज आके वही बात होती है कि हाँ, जहां तक रही बात भारतीय जनता पार्टी की, हमारा वादा इनसे बिल्कुल वही था। आपको याद होगा, स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही सरकार बनेगी, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, बाकी काम हम बाद में करेंगे। खैर, बातें हैं सारी, लेकिन इनके अंदर, बातों के अंदर बात ये आती है कि अब उमर साहब, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी इनके लिए सब कुछ डाला था, आज उमर साहब को क्या प्रॉब्लम है, उनकी सरकार को क्या प्रॉब्लम है इनको रेगुलराइज करने में? कभी बोलते हैं डाटा नहीं है, डाटा मैं आपको बताता हूँ, पूरे का पूरा डाटा अवेलेबल है इनका, सभी के सभी आज अपनी अटेंडेंस जो है, अटेंडेंस लगाते हैं अपनी, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। एक एक चीज इनका पूरा आपके पास है। सिर्फ आपके पास एक चीज नहीं है, वो आपकी नीयत नहीं है इनको रेगुलराइज करने की। और ये ना भूले उमर साहब और उनकी सरकार के, ये पाप आप ही ने किया है। आप ही ने इनको वो आश्वासन देकर, आप ही ने इनके साथ वो षड्यंत्र कर कर इनके 20-20 साल, 25-25 साल इनकी सेवाएं ली है। अगर आज आपको रेगुलर कर देंगे तो कोई एहसान नहीं है इनके सिर के ऊपर। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर के सभी आवाम को, जिसने भी इनका पानी पिया है, जिसने इनकी बिजली की सुविधाएं ली हैं, उन सबको इनके साथ खड़े होना चाहिए। मैं तो एज ए प्रवक्ता, जो मेरा दायित्व है बोलने का, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। और जहां तक रही मेरी पॉलिटिकल पार्टी के, हमारे एलओपी साहब ने ऑन द फ्लोर भी बात की, बाहर आकर भी इसके बारे में बयान दिए, सब कुछ कहा, इनको, इनकी आंखें खोलने की कोशिश की है। लेकिन वही बात आ गई, वही एक और झूठ, एक और छलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस का। जिस तरह बजट में आपको झूठ नजर आते हैं, बाकी झूठ नजर आते हैं। फेज्ड मैनर, ये कौन सा फेज्ड मैनर है? वो फेज करते करते कई बेचारे लोगों की जिंदगी के फेज उड़ गए। आपका फेज मैनर नजर नहीं आ रहा कहीं पर भी। दुख की बात है, और इस दुख में हम इनके साथ सभी खड़े हैं, और मेरे सभी के सभी विधायक, हमारे एलओपी साहब भी इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। यही कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके इनको इंसाफ मिले इन सब चीजों के लिए। दुख इनका आपके सामने है। अगर आज तारा जी कोई बात बोल रहे हैं, कोई भी बात तो सुननी तो है हमने, और मैं भी वही बात सुन रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं भी निःशब्द हूँ कि इसके अंदर क्या बोल सकूं मैं, कोई इसके ऊपर बात भी क्या कर सकूं मैं। जी, लेकिन अगर देखा जाए तो जब हमारी जो स्टेट थी यूटी बनी, उसके बाद गवर्नर रूल था, कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार का भी उस पर कंट्रोल तो रहा, उसके बावजूद हल नहीं निकल पा रहा। मैं यही जानना चाहता हूँ, इतने ज्यादा तो तादाद में नहीं है, आप अगर फेस मैटर भी करेंगे तो कुछ लोगों को तो इतने सालों से अगर किया होता तो अब तक आधे से ज्यादा तो जो है वो रेगुलराइज हो गए होते। क्या गवर्नर का जी जी, बिल्कुल सही बात है आपकी, ऐसा हो चुका होता। लेकिन जो कार्यकाल रहा गवर्नर साहब का, उसमें इनका सभी ये जो पिछले, चाहे वो उनकी वेजेस के अंदर जो भी चेंजेस लाए गए, या जो डाटा सारे का सारा कलेक्ट किया गया, ये उन्हीं 2-4 सालों के ही काम है जो किए गए हैं। लेकिन दायित्व किसका बनता है? दायित्व उसका बनता है जिन्होंने आज आपको, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने इस डिबेट में भी आने से मना कर दिया। यानी कि वो मुंह छुपाना चाहते हैं इन सब चीजों से, किसी चीज को फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि यहीं से पता लगता है कि आप लोग कुछ करना नहीं चाहते हो। जो भी बात है, उनके जो भी खर्चात है, आप आके बैठे बात तो करें। आज वो डिबेट में बात करने को तैयार नहीं, तो सोचें वहां पर क्या करेंगे इनके लिए। मैं तो समझ सकता हूँ इनके दुख में, हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन बात यही आएगी कि फिर वही आश्वासन ही है। जब भी मैं बात करता हूँ, अभी पिछले दिनों एक बड़े पुराने थे, कोई अब मुझे याद नहीं है,
वो उनका कोई मुझे रिलेटिव मिल गया, तो मैंने पूछा कहाँ गया, मैं नाम नहीं उनका बताना चाहता हूँ, उनका कि उनकी तो डेथ हुए आज 2 साल हो गए। तो मैं बड़ा जी हैरान हुआ जब मैंने बात सुनी, तो मुझे बड़ी देर बाद उनका कोई मिला था रिलेटिव। तो कई ऐसे हैं बेचारे जो चले भी गए इस दुनिया से, इन्हीं के उमर सरकार के आश्वासन से ही देखते देखते सब कुछ हो गया। इन्होंने बड़ी बहुत दुख देखे हैं सबके सब ने। मैं भी जी। इनके साथ इस चीज में हूँ, जो हमसे हो सकेगा वो तो जरूर, जहां जहां पर मेरा भी बस चलता है मैं हर जगह पर आवाज उठाने की कोशिश करता हूँ। यही बात कह सकते हैं। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी देखिए, वही हम बात कर रहे हैं कि आखिर सरकारें आई, सरकारें गई, ठीक है, कुछ देर के लिए भारतीय जनता पार्टी पीडीपी की सरकार भी रही। क्या जब अब गवर्नर रूल आया उसके बाद सेंटर, क्या लगता है आपको, सेंटर स्टेट किसी के पास इसका कोई हल नहीं है, या ये लोग हल निकालना नहीं चाहते, या निकल नहीं पा रहा, या लोग ज्यादा है, या ये आपकी डिमांड ज्यादा है, दिक्कत कहाँ आ रही है? जैसे आपने कहा डिमांड हमारी है रोटी कपड़े की। जी रोटी कपड़ा ही हम मांग रहे हैं, ज्यादा नहीं मांग रहे, अपने बच्चों की रोजी रोटी मांग रहे हैं। दूसरा, जैसे अभिजीत जी ने कहा, मेरे साथ बहुत डिबेटों में हम बैठे, एज ए पर्सन इनको बड़ी हमारे साथ हमदर्दी और सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं आपको क्लियर कर, अब्रोल साहब, आज से 13 साल पहले स्टेडियम में एक रैली हुई थी, ललकार रैली। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, और जुगल जी उस टाइम बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट थे। जुगल जी ने उनके सामने स्टेज से कहा था, उस स्टेज पे मैं आपको बताऊं, आज जो एलजी हैं लेह लद्दाख कविंद्र गुप्ता जी वो बैठे थे, उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बैठे थे, डॉक्टर निर्मल, जितनी तमाम बीजेपी की उस टाइम की टॉप लीडरशिप वो स्टेज पे बैठी थी। उनके सामने प्रधानमंत्री जी को ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद अगर कोई बड़ा मसला है, वो 61,000 क्या ये लोग डेली वेजर हैं, जी और केंद्र अगर चाहता, आज भी केंद्र चाहे, होम मिनिस्टर साहब आए थे, होम मिनिस्टर साहब खुद अनाउंसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यूटी के मालिक आल मैक्सिमम वही है, एलजी साहब से ऊपर वो है, चीफ मिनिस्टर साहब से ऊपर वो है। 13 साल पहले ये मसला प्रधानमंत्री साहब को पता है, ये मसला होम मिनिस्टर साहब को पता है, ये मसला किसी, मैं आपको कहूं, पंच से लेके प्राइम मिनिस्टर तक हर बंदे को पता है, और बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबको पता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ऐसी है कि बाकी मुद्दे आगे हो जाते हैं, चाहे वो एमएलए की सैलरी बढ़ानी हो, चाहे एमएलए का हाउस लोन विदाउट इंटरेस्ट बढ़ाना हो, या उनको नई गाड़ियां देनी हो, उस मुद्दे पे 90 के 90 एमएलए इकट्ठे हैं सैलरी बढ़ाने पे और अपनी फैसिलिटी लेने पे। हमें दुख नहीं है सैलरी ना ले वो, लेकिन अगर आप 4 साल 5 साल के लिए एमएलए बनते हो, आपको सोशल सिक्योरिटी पूरी जिंदगी की मिलती है, आपकी जी लाइफ सिक्योर हो जाती है। हम 30-32 साल से इस माशरे की सेवा, इस समाज की सेवा कर रहे हैं, और हमारी आज तक सिक्योरिटी कोई नहीं है। आज भी अखनूर का हमारा एक साथी हार्ट अटैक से उसकी डेथ होगी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। इस तरह कई साथी ऐसे हैं जो डायलिसिस करवा रहे हैं, और किसी की 60 साल होने में 4 महीने रह गए, किसी को 6 महीने रह गए, वो कहाँ जाएंगे? उमर साहब ने आज तक क्लियर नहीं किया कि हम आपको रेगुलर करेंगे, और रेगुलर किस बेस पे करेंगे, क्या आपकी तनख्वाह होगी, और आपको कितने लोगों को रेगुलाइज किया जाएगा। हम सरकार से क्लियरिटी चाहते हैं, सरकार हमें हमारा फ्यूचर बता दे, और सरकार अपना फ्यूचर प्लान बताए कि किस प्लान के तहत, किस रोड मैप के तहत सरकार रेगुलाइज करना चाहती है। आज जितनी भी जरूरतें हैं पॉलिटिकल एमएलए जो बैठे हैं असेंबली में, उनकी पूरी हो गई। तनख्वाह मेरे ख्याल में एमएलए, दुनिया नहीं कहूंगा, जितने हमारे हिंदुस्तान के स्टेट या यूटी हैं, मेरे ख्याल में ये जो प्रपोज इनकी तनख्वाह की गई 3 लाख, इतनी तनख्वाह किसी एमएलए की पूरे देश में नहीं है। एक तरह से कहा जाता है ये स्टेट वेलफेयर स्टेट है, केंद्र पे डिपेंड है या सेंटर पे डिपेंड है। तो अगर सेंटर पे डिपेंड है, और एक विकास की बड़ी मजेदार बात है, जब तनख्वाह बढ़ाने का मसला आया, सैलरी बढ़ाने का मसला आया एमएलए की, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए ने अपोज नहीं किया। शायद एक एमएलए रजौरी का, शायद उसने अपोज किया, और सभी के सभी एमएलए, मैं माफी चाहूंगा ना एमएलए साहब के, कोई भी करोड़पति से करोड़ कम नहीं है, लेकिन अपने घर सेल्फिशनेस इतनी है कि गरीब डेली वेजर मरे तो मरे, लेकिन हमारे लिए फर्क नहीं हुआ, हमारी फैसिलिटी पूरी होनी चाहिए। और एक एमएलए तो ये कह रहा था मुझे 5 लाख सैलरी दो। मतलब हमारे लिए, हमसे हमारे साथ जो वादा किया गया इलेक्शन मैनिफेस्टो में, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने,
वो वादा पीछे हो गया, उनकी तनख्वाह बढ़ाने का मसला आगे हो गया। और इसमें चाहे अपोजिशन है चाहे रूलिंग है, उस मसले पे सभी इकट्ठे हैं, कोई सियासत नहीं। और ये रेजोल्यूशन शायद 10 मिनट में पास हो गया था। अफसोस इस बात का आता है कि बर्फ में काम करे डेली वेजर कैजुअल लेबर, 45 डिग्री टेम्परेचर में जम्मू की सड़कों पे खोदे, लोगों को पानी प्रोवाइड कराए, डेली वेजर पीएचडी का कोरोना में काम करे, कोरोना वैरियंट के सर्टिफिकेट मिले उस टाइम हमें, जिसमें प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी हुई थी। लेकिन आज इस स्टेट यूटी के दो बड़े चेहरे हैं, एलजी मनोज सिन्हा साहब, जो कई रैलियों में उस टाइम प्रोग्राम में कह चुके हैं कि डेली वेजर कैजुअल लेबर इस स्टेट की, इस डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी है। और उमर साहब ने बजट में ये चीजें बोली। ये दोनों बड़े लोग हैं, अगर चाहें तो हमारे लिए वन टाइम पैकेज सेंटर से भी आ सकता है, अगर क्रेडिट वार है तो सेंटर माननीय प्रधानमंत्री साहब अनाउंस करें, जैसे बर्मा, भूटान और अफगानिस्तान को भी आर्थिक मदद हमारे देश ने दी, प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया। हम तो उनके अपने लोग हैं, हमारे लिए 1000 करोड़ का वन टाइम पैकेज आ जाए और ये समस्या वंस फॉर ऑल हल हो जाए। अभिजीत जी, जिस तरह से रजनी जी बता रहे हैं कि एक पैकेज स्पेशल दिया जा सकता है केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन एक प्रश्न मेरा और इस पे आता है कि देखिए, पिछले साल जब बजट पेश हुआ तब कहा गया एक कमेटी बनाई जाएगी जो पूरी अपनी रिपोर्ट बनाएगी, उसके बाद उस पर बात की जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा। कमेटी बनती है, उसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई, पता नहीं चल रहा उस रिपोर्ट पे क्या है। कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से अगर सैलरीज बढ़ाई जा रही है या जहाँ वेलफेयर स्कीम से पैसा लगाया जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर बजट जो है इनके लिए निकाला जा सकता है। देखिए, दो चीजें हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि आवाज इको कर रही है आपके वहां से। राजेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि आपका शायद दो फोन या माइक ऑन है, इसको जरा ठीक कीजिए प्लीज। जी कर दें। जी देखिए, दो चीजें आती हैं। सबसे पहली बात तो आती है कि बिल्कुल सही बात है, राजेंद्र जी जो बातें कर रही हैं, इसमें बातों में बहुत वजन है, क्योंकि वजन तो होगा, इतने सालों से जो काम कर रहे हैं उनको हर चीज का पता है। लेकिन मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूँ कि 2013-14 में उमर साहब को जम्मू कश्मीर चलाने के लिए कितना बजट मिलता था, और क्या उसके अंदर पुलिस का बजट था कि नहीं था? आज इनको उससे 2 गुना बजट मिल रहा है और पुलिस का बजट अलग है। इतना पैसा इनके पास है कि नीड, वो पिछली बार भी शायद कुछ अमाउंट 5 या 10% की कुछ अमाउंट है जो वापस चलेगी, जो उनसे खर्ची भी नहीं गई। तो पैसे की कमी नहीं है उमर साहब के पास। आप बोल रहे हो इन सब चीजों के लिए अलग से कुछ करना पड़ेगा, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये यूटी का प्रोवोगेटिव है, उमर साहब का प्रोवोगेटिव है। वो चाहें इसको तो कल सुबह ऑफिस में जाकर साइन करें, और क्यों फेस्ड मैनर में हो, क्यों चंद लोगों को मिले और चंद लोगों को अगर ना मिले? क्या वो 20-30 साल सबने इक्विवेलेंटली सेवा नहीं किया लोगों की? सबका पूरा हक बनता है। एक ही गो के ऊपर चाहे तो 60-61 साल या उससे भी ज्यादा जो एम्प्लॉइज हैं, एक ही दिन में इनको रेगुलराइज किया जा सकता है। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो उमर साहब को कोई नए प्रावधान चाहिए, नई चीजें चाहिए, इसके अंदर सिर्फ मैंने कहा ना, नीयत चाहिए। नीति तो बन सकती है बड़े आराम से, नीति पहले से बनी पड़ी है, सबका डाटा अवेलेबल है, हर एक चीज अवेलेबल है। इसमें इनको कौन सी दिक्कत आ रही है? तो मुझे लगता है कि सिर्फ उसी चीज के अंदर आती है। इस सरकार का मन नहीं है काम करने का। कौन से सेक्टर में काम कर रही है सरकार? क्या टूरिज्म सेक्टर में कर रही है? क्या इंडस्ट्रीज के सेक्टर में कर रही है? क्या कोई एजुकेशन के सेक्टर में उसका बजट भी इन्होंने कम कर दिया? किसी सेक्टर में सरकार काम नहीं कर रही है। टाइम पास, एक साल निकला, दूसरा साल शुरू हो गया, दूसरा निकलेगा, तीसरा साल शुरू हो जाएगा। ये करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है कि कर देंगे कल तक को हम, तो फिर हमारे पास और कौन सा मसला है इनसे वोट लेने का। इसलिए मैंने कल परसों एक डिबेट में देखा, कश्मीर से कोई नहीं के थे, शायद वो डेली वेजर एसोसिएशन थे, उन्होंने कहा कि हमने तो सभी ने जो वोट हैं वो भी नहीं को डाले हैं। अब चले, ये वोट बैंक की राजनीति तो मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन वो भी बोला उन्होंने उमर साहब की सरकार को। तो इसी कारण रहा कि जब इनसे पूछेंगे तो उनके प्रवक्ता भी भाग जाएंगे डिबेट से, उमर साहब भी अपना ऑफिस छोड़ देंगे कि हमने डेली वेजरों को इंसाफ नहीं देना। लेकिन मेरी तारा जी, इसमें एक सुझाव है। मैं सोच भी रहा था शायद मैं इसमें अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, फिर मुझे लगा कि शायद मैं किसको अपने साथ आपके डेली वेजर्स में या पीएचई में से पता नहीं कोई आप पॉलिटिकल मंच के ऊपर बैठाना मैं ठीक नहीं समझा। मेरा एक सुझाव है जो शायद आप भी अपने बाकी सभी डेली वेजर से साझा करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ी गौर से सुनिएगा जो मैं बात कहने जा रहा हूँ। देखिए 20-30 साल हो गए, इसमें से कई ऐसे हैं जो दुनिया से चले गए। अभी आपका एक दोस्त जिसको हार्ट अटैक हुआ, जो आप नाम ले रहे हैं, वो भी चले गए दुनिया से। जो इस प्रोसेस के अंदर के पता नहीं कितने साल और उमर साहब लगाते हैं, कितने दिन लगेंगे, या जो डेली वेजर आज तक थे
जो इस दुनिया से चले गए, उनके लिए क्या सोच के रखा है सरकार ने? चले, जब आप रेगुलराइज करते हो, हम तो इंतजार कर ही रहे हैं उस बीरबल की खिचड़ी का, कब पकती है आपकी वो खिचड़ी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके अंदर एक प्रावधान जिसको डिमांड आप सबको रखनी चाहिए, वो डिमांड ये है कि हम में से जो भगवान को प्यारे हो गए, जो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, जो चले गए इस दुनिया से, उनके नेक्स्ट ऑफ देयर किड्स जो है उनको नौकरी दी जाए। भले वो आज से 10-20 साल पहले भी अगर किसी की मृत्यु हुई है, या अभी किसी की, या आगे आने वाले समय में भी किसी की होती है, तो उनके घर से किसी एक शख्स को, अगर किसी की वाइफ पढ़ी लिखी है उसको, अगर किसी के बच्चे हैं तो उसको ये प्रावधान इसमें एंटर कर लीजिए। और हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से भी, यहाँ से मैं कोशिश करूंगा बात करके, ताकि ये चीज टेबल की जाए कि अगर कल तक को इन केस ऑफ एनी इवेंट ऑफ इवेंचुअलिटी, तो एटलीस्ट जब भी आप रेगुलराइज करें, किसी करें, तो किसी और को इसका फायदा जरूर मिलना चाहिए। आई डोंट नो ऐसा कुछ प्रावधान है कि नहीं है इसमें। जी राजेंद्र जी, कुछ कहना मैं क्लियर करूं कि जो आपने सुझाव दिया, ऑलरेडी जो 22 जून 2022 से जो हम लगातार प्रोटेस्ट प्रोग्राम पे हैं, हमारी जो चार्टर डिमांड है उसमें एक डिमांड है रेगुलराइजेशन, दूसरा पेंडिंग वेजन, तीसरी डिमांड है जो साथी ड्यूटी के दौरान हम उसको शहीद कहते हैं, जिसकी डेथ होगी, उसके एक फैमिली मेंबर को परमानेंट जॉब दी जाए, और उसकी बेवा को पेंशनरी बेनिफिट सारे दिए जाए। और चौथा हमारा जो साथी 60 साल का कोई ड्यूटी घर चला गया, उसको पेंशन के सारे बेनिफिट दिए और 10 लाख रुपए स्पेशल कंपनसेशन दिया जाए। ये हमारी ऑलरेडी डिमांड है। चार्टर डिमांड में हमने तमाम एमएलए साहबा को जो पीछे हमने एक्सरसाइज की, जितने एमएलए साहबान जम्मू प्रोविंस के अक्रॉस द पार्टी लाइन, किसी भी पार्टी के थे, एलओपी साहब को दिया, जितने एमएलए हम सबको दिया। और हमें ये उम्मीद है कि जो काम सरकार ना कर सके, वो अपोजिशन को अपना पॉजिटिव रोल प्ले करके, प्रेशराइज करके, चाहे दिल्ली से बजट लाएं, कुछ करें, लेकिन इस मसले को चाहे उमर साहब के साथ मिलके, मेरी एक सुझाव और है पॉलिटिकल लोगों से कि आप ऑल पार्टी मीटिंग उमर साहब कॉल करें, इस मुद्दे को एक डेपुटेशन एक अपना सब एमएलए साहिबान का या सब पॉलिटिकल पार्टी का एक डेपुटेशन दिल्ली जाए, दिल्ली जाके प्रधानमंत्री साहब होम मिनिस्टर साहब को मिले, इस मुद्दे को हल करवाने के लिए सियासी पहल की जाए सबकी तरफ से। इसको सियासी मुद्दा ना बनाया जाए, एक ह्यूमन इशू है, और ह्यूमन इशू को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ही हल करवाया जाए। और वो जो उमर साहब ही चाहे उसको लीड करें, चाहे सुनील शर्मा लीड करें, लेकिन ये लोग अगर चाहें तो हमारा मसला 90 एमएलए मेरे हिसाब से गुजारिश है, ये लोग अक्रॉस द पार्टी लाइन छोड़ के एक मुद्दे पे इकट्ठे हो जाएं, और खासकर कैजुअल डेली वेजेस का मुद्दा हल हो सकता है, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। तारा जी, इसमें क्या है, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, ये मैं फिर भी मैं आपको बार बार क्लियर करूंगा कि इसमें आपको किसी और की जरूरत नहीं है, केवल उमर साहब ही चाहे ना। अगर मैंने कहा देखो कि आपके लिए क्या चाहिए, आपके लिए बजट होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, पैसे इनके पास अबंडेंस है। केंद्र ने क्या करना है, केंद्र ने इनको पैसे ही देने हैं ना, केंद्र ने इनको पैसे देकर रखे हुए हैं, इनके पास सब कुछ है। इसमें केंद्र की इंटरवेंशन कैसे? अब क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री साहब हैं, एक चुनी हुई सरकार है यहाँ पर, सिर्फ इनको इच्छा शक्ति चाहिए। मैंने कहा ना, अगर उमर साहब चाहे तो कल सुबह पहले ऑफिस में सबसे पहले डिसीजन ले सकते हैं। और ये हम तो प्रेशराइज कर ही रहे हैं अपनी जगह पर इनको कि आप ये सब कुछ करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी तो है इस मुद्दे को आप कैसे छोड़ सकते हैं सारी की सारी चीजों को। और आपने जिस तरह से मुझे बताया, मैं आपको एक और लड़ाई बताता हूँ जो हमने लड़ी थी पहले भी एक बार, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे जो एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट्स थे उस समय, उनका भी काफी देर से मसला था। लेकिन पिछली बारी जब पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, उसके अंदर उन सबका ये वाला जो है कुछ उसमें से रेगुलराइज किया गया सब कुछ, और वो डिसीजन लिया गया था पिछले, वो भी काफी देर से, मैंने 10-10 12-12 साल से वो एग्रीकल्चर की डिग्रियां लेकर बैठे हुए, तो वो भी इसी बेस के ऊपर काम कर रहे थे। तब ये पिछली सरकार में ये वाला काम किया गया था उन सबके लिए। तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी, तब भी वो सरकार का डिसीजन था, जब चाहा तो उस समय हो गया। मुझे याद है हंजूरा साहब शायद उस समय एग्रीकल्चर के मंत्री थे, तो जब बात हुई, मैंने पर्सनली उनसे मीटिंग करके इसके ऊपर बात भी की गई थी, और फिर विद इन सम डेज दैट डिसीजन वाज टेकन, वो सब के सब रेगुलराइज हुए। उसमें से कई लोग बेचारे जब ज्वाइनिंग करने आए, तो मैं तो बड़ा, मुझे क्योंकि मेरा एक खुद का दोस्त था जो अब दुनिया में नहीं रहा, वो अब उनके बेटे को उनकी जगह पे नौकरी मिली हुई है, तो मैंने खुद उससे सुना है कि कई बेचारे लोगों के कांधों के ऊपर आए, कई बेचारों की हालत ठीक नहीं थी, फिर भी ज्वाइनिंग वार्निंग डाली सब ने। तो ऐसी चीजें की जाती हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार की काम करने की, लेकिन इस सरकार के अंदर वो इच्छा शक्ति नजर नहीं आ रही। जैसे आज इनके प्रवक्ता डिबेट से भाग गए, वैसे हर जगह से भागेंगे। और मैं वही बोल रहा हूँ कि पैसा इनके पास है, सब कुछ है, डाटा इनके पास है, कोई नई चीज इन्होंने नहीं करनी है। और पाप भी आप ही ने किया है, ये 20 साल 25 साल का पाप भी नहीं के सिर के ऊपर है। आपको तो मौका मिल रहा है, ये जो गुनाह नहीं, गुनाह अजीम आपने किया है, आपको भगवान या अल्लाह मियां आपको मौका दे रहा है कि आप इसका प्रायश्चित करें।
मैं तो कहता हूँ सबसे पहले उमर साहब अगर मेरी बात सुने और मेरी आवाज अगर उन तक पहुंच रही है आपके चैनल के, तो ये काम उनको करना चाहिए और कल सुबह ही ये काम करना चाहिए। डिले किस बात का है? सिर्फ सियासत। और फिर कौन सा फेज्ड मैनर, एक के साथ आप करोगे बाकियों को छोड़ दोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। जितने हैं सबके सब की आपने इनसे सेवाएं ली हैं, आप इनको सुबह की डेट में रेगुलराइज करें। अब वेट किस चीज का हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो यही है कि इसका जो हल है वो जल्दी निकले। थोड़ी समय का अभाव है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी यहाँ पर कहूंगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो ये मुद्दा है, ये अब ये फैसला जो है ये पॉलिसी का नहीं, फैसला जो है ये सरकार की नीयत का होगा। क्या सरकार की वाकई नीयत है कि इस डेली वेजेस की जो मुद्दा है, जो परमानेंट जिसको बताया जो ये कोई टेम्परेरी कोई इसको टेम्परेरी बताया जा रहा है कि टेम्परेरी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये टेम्परेरी प्रॉब्लम जो है सरकार का एक परमानेंट फेलियर है जो अभी सामने सामने साबित हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि इसका जल्दी से सॉल्यूशन निकले और जो हमारे डेली वेजेस भाई हैं जो इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह ना करते हुए हम लोगों तक हर सहूलियत पहुंचा रहे हैं, इनका फैसला बहुत जल्द होना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए और ताजा न्यूज और अपडेट के लिए अपडेट करिए इंडिया डेली। नमस्कार।